प्रगति पथ पर बढ़ता भारत नित रोज अपनी नई उपलब्धियों की गाथा लिख रहा है। वर्ष 2023 में भी भारत ने अपने खाते में सफलताओं के कई मुकाम दर्ज किए। थल से लेकर जल तक और जल से लेकर पाताल तक, थल से लेकर नभ तक और नभ से लेकर अंतरिक्ष तक, हर तरफ भारत की सफलता की कीर्ति पताका लहरा रही है। जीवन के हर उस क्षेत्र में जिसका संबंध सुधार और विकास से जुड़ा है, युगांतकारी परिवर्तन हो रहे हैं। अंग्रेजों के जमानों के कानून से मुक्ति दिलाकर देश को उसका अपना कानून दिलाने की बात हो, या फिर अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ मुकाबला कर रहा है। उन्नत शहरों का आधुनिकीकरण कर उन्हें विश्व के अगवा शहरों के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश हो, या फिर ग्रामीणों के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश हो, या फिर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वंचित वर्ग तक सुविधाओं और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का संकल्प हो, भारत अपने लोगों की हर अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। देश को आधुनिकीकरण की राह में आगे बढ़ाने के लिए चाहे उन्नत तकनीक हासिल करने की संकल्पना हो, या फिर पुरातन धार्मिक नगरों को उनका पुराना वैभव लौटाने की परिकल्पना। भारत आज नए मापदंड स्थापित कर रहा है। सफलता की रोज लिखी जाने वाली यही कहानियां इस बात को प्रमाणित करती है कि भविष्य भारत का है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। विश्व की तमाम आर्थिक एजेंसियां अगर भारत की आर्थिक तरक्की को आधार मानकर उसके तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाने की भविष्यवाणी कर रही है, तो इसके पीछे भारत की सफलता की यही कहानियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे चुके हैं। जी हां, भारत को अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये नया आत्मनिर्भर भारत है जो अब अपनी तरक्की के लिए किसी दूसरे देश से मदद मिलने का मोहताज नहीं है। ये नया सर्वशक्तिशाली भारत है जिसकी ओर दुनिया समस्या की घड़ी में समाधान की आस से देखती है। ये नया स्वाभिमानी भारत है जो आपदा की घड़ी में अपने नागरिकों को हर चुनौती को स्वीकार करके सकुशल निकाल लाने का सामर्थ्य रखता है। ये नए तेवरों वाला भारत है जो अब दुनिया को आंख में आंख डालकर देखता है। ये नया विश्वमित्र भारत है जो संकट की घड़ी में मानवता की रक्षा की खातिर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। जब सब कुछ इतना सकारात्मक और संभावनाओं से भरा है, तो फिर भला भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है? जी हां, 2024 भारत का वर्ष है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनाई सरकार। मध्य प्रदेश में नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कांग्रेस को करारी मात देते हुए 163 सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 67 सीटें ही नसीब हो सकी। साल की शुरुआत में मजबूत दिख रही कांग्रेस वोटिंग के दिन तक बुरी तरह से पिछड़ गई। इस बार का चुनाव अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार और पार्टी का बूथ मैनेजमेंट इतना तगड़ा रहा कि बीजेपी ने 2003 के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीती। शिवराज सिंह चौहान की विदाई, मोहन यादव को कमान। विधानसभा चुनावों की बम्पर जीत के बाद आलाकमान ने कई चौंकाने वाले फैसले किए। 3 दिसंबर को नतीजों के 8 दिन तक सीएम के पद पर असमंजस बना रहा, लेकिन आखिरी में बाजी हाथ लगी संघ के पसंद की और ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन यादव के हाथ।
दावेदार के तमाम बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बार के विधायक मोहन यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया। साथ ही एक दलित वर्ग के जगदीश देवड़ा और ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी के साथ 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की विदाई हुई। बीजेपी की आक्रामक रणनीति और लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार कई मोर्चों पर आक्रामक काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने टिकट वितरण के बाद होने वाले किसी भी नुकसान से निपटने के लिए कमान खुद संभाली, तो वन मंत्री भूपेंद्र यादव दिन भर पार्टी कार्यालय से मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। बाकी तमाम नेताओं को पूरी तरह से प्रचार का काम दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो और आम सभा के जरिए वोटों को बीजेपी के पाले में किया। मोदी की गारंटी ने तो लोगों पर असर डाला ही, लेकिन हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए देने वाली लाडली बहना योजना भी काफी पसंद की गई। कांग्रेस में हुआ पीढ़ीगत बदलाव। विधानसभा चुनाव परिणाम का असर कांग्रेस पर भी हुआ। कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी को आलाकमान ने आराम देते हुए प्रदेश की कमान जीतू पटवारी और उमंग सिंघार हेमंत कटारे को सौंप दी। पार्टी ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंघार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद हुई बड़ी बैठक में भी जीतू पटवारी ने युवाओं को मौका मिलने के साफ संकेत दिए। प्रदेश कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई, लेकिन जिला अध्यक्षों को काम करते रहने को कहा गया। सीधी पेशाब कांड से मची खलबली। 3 जुलाई 2023 में सोशल मीडिया पर जारी हुए एक वीडियो ने मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। इस वीडियो में कथित बीजेपी नेता एक आदिवासी युवक पर पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये वीडियो सीधी जिले के कुबरी गांव का बताया गया। पेशाब करने वाला बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक केदारनाथ शुक्ला को अपना टिकट भी गंवाना पड़ा था। वहीं पीड़ित दशमत रावत को पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल बुलाकर उनके पैर धोए और भोजन करवाया था। सरकार ने आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए मकान पर बुलडोजर भी चलाया। आंधी में उखड़ी महाकाल लोक की प्रतिमाएं। साल 2023 की एक घटना पूरे देश के लिए चर्चा का विषय रही। ये घटना 27 मई 2023 की थी, जब उज्जैन के महाकाल लोक में सप्तऋषि की 6 मूर्तियां आंधी और तेज हवा के कारण उखड़ गईं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 महीने पहले ही 856 करोड़ से बने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी उठाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। वह सरकार ने इसकी जांच करवाने और नई मूर्तियां लगाने के आदेश देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश भी की थी। इंदौर के बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक हादसे ने एक बार फिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। हादसा 30 मार्च 2023 को हुआ, जब रामनवमी पर स्नेहनगर के पास श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत धंस गई और हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। शवों को निकालने के लिए सेना की मदद से 24 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। गुना बस अग्निकांड में 13 की मौत। साल के आखिरी में दर्दनाक घटना सामने आई गुना में, जब 27 दिसंबर को गुना से आरोन जा रही बस और डंपर में टक्कर हुई। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कई शव पूरी तरह से जल गए, जिनकी पहचान डीएनए मिलान से की जा रही है। हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी, कलेक्टर, आरटीओ और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि भी दी गई। खरगोन बस हादसे में 24 लोगों की मौत। मई महीने में खरगोन में बस हादसा हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। 9 मई को हुए हादसे में एक निजी बस बोराड़ नदी की रेलिंग तोड़कर 50 फीट नीचे गिर गई। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरटीओ को सस्पेंड कर दिया और बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर पर एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपियों ने जानबूझकर क्षमता से अधिक सवारी भरी थी।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक भुवनेश्वर साहू की मौत बड़ी घटना रही। इस घटना के बाद पूरे गांव में दंगा और हिंसा की आग भड़क उठी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने भुवनेश्वर साहू की हत्या के विरोध में बंद का आह्वान किया और इस घटना के बाद भड़की हिंसा में दूसरे समुदाय का भी नुकसान हुआ। हिंसा के दूसरे दिन गांव से बाहर 2 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले थे। इस घटना को बीजेपी ने लव जिहाद का एंगल देते हुए सरकार पर हमला बोला था। विधानसभा चुनाव में मृतक युवक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को चुनाव में उतारा और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे को हरा दिया। साल 2023 छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन में से एक का गवाह बना। संविलियन से पूर्व जिन शिक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी, उनके परिवार वालों ने नियमों में शिथिलता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू किया। ठंड, सर्दी, गर्मी और बारिश झेलते हुए दर्जनों विधवाओं ने 308 दिन तक लगातार प्रदर्शन किया। इस दौरान रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल को शिफ्ट कर नया रायपुर कर दिया गया, लेकिन ये विधवाएं और परिजन वहीं पर आंदोलन करते रहे। लगातार आंदोलन के बाद सरकार ने योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का आश्वासन दिया, तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार जगदलपुर समेत छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बस्तर संभाग का पहला स्टील प्लांट नगर नाल स्टील प्लांट उनके हाथों शुरू हुआ। अमृत भारत योजना के तहत जगदलपुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाए जाने का काम भी शुरू हुआ। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास रखा। कांकेर जिले के अंतर्गत रावघाट से दल्ली राजरा के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन का विस्तार भी किया गया। अंतागढ़ से ताड़ोकी के बीच 17 किलोमीटर के नए खंड का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। साल 2023 कांग्रेस के राजनीतिक सफर में एक मील का पत्थर बनकर छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज हो गया। पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। नया रायपुर के राज्योत्सव ग्राउंड पर आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंचे थे। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक इस आयोजन में उन्होंने शिरकत की थी। 3 दिनों तक अलग अलग दौर की बैठक हुई। इस महाधिवेशन में तय ये हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार के अलग व्यक्ति को बनाया जाएगा। ये पारित प्रस्ताव के आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे को नया अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने जब भी खड़गे आए तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया। साल 2023 की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ का आदिवासी अंचल नारायणपुर जिला धर्मांतरण की आग में झुलस उठा। जिले के बेनूर, इड़का, फरसगांव और नारायणपुर थाने इलाके के दर्जनों गांव में खास समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच नफरत की जंग छिड़ गई। दोनों समुदाय के बीच विवाद इस कदर भड़क उठा कि लोग एक दूसरे को मारने पर आमदा हो गए। इस घटना के बाद आदिवासी समुदाय उग्र प्रदर्शन करने लगा। नारायणपुर बंगलापारा स्थित विश्व दीप्ति स्कूल चर्च में हमला बोल दिया गया। जिला मुख्यालय में खास समुदाय की संपत्तियां तोड़फोड़ कर दी गईं। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस के जवान भी उनके गुस्से का शिकार बने। एसपी सदानंद कुमार पर भी डंडे से हमला हुआ, जिसमें वो लहूलुहान हो गए। बाद में किसी तरह हालात काबू में किए गए। – 2023 का साल छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन का साल बन गया। 2018 में भारी जीत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस 5 साल में ही सत्ता से बाहर हो गई। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 54 सीटों और 46% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने सत्ता में शानदार वापसी की। इसके बाद 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विष्णुदेव साय को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों का भी चयन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को डिप्टी सीएम के रूप में चुना गया। 23 दिसंबर को साय कैबिनेट का विस्तार हुआ। मंत्रियों के रूप में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े ने शपथ ली। 29 दिसंबर की शाम को विभागों की लिस्ट जारी हुई और इस तरह साल 2023 की विदा होते होते प्रदेश में नई सरकार पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई भी तेज हो गई। महादेव सट्टा ऐप के मामले में कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि उनकी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, जिसने भी जनता का पैसा लूटा है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करेगी।
वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत इस कार्रवाई पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देते बचते दिखे। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद कर दिया गया है। जल्द ही उसे भारत लाने की तैयारी है। वहीं क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस ने दूसरे आरोपी दीपक नेपाली को गिरफ्तार कर लिया है। 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में राजधानी रायपुर में सर्द मौसम में उगने वाली केसर की खेती कर छत्तीसगढ़ के किसान ने इतिहास रच दिया। महासमुंद जिले के सरायपारी जलपुर गांव के रहने वाले 60 साल के किसान मनमोहन नायक ने कमाल कर दिखाया है और ऐसा करने वाले छत्तीसगढ़ के वो पहले किसान बन गए हैं। महज 200 वर्ग फीट के कमरे में उन्होंने श्रीनगर केसर की क्वालिटी वाली करीब 1.5 किलो केसर पैदा कर दिखाया। मार्केट में इसका रेट 5 लाख रुपए किलो तक का है। उनकी सफलता ने छत्तीसगढ़ में केसर की खेती का रास्ता भी साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाले केस में ईडी की कार्रवाई का सिलसिला 2022 से शुरू होकर 2023 में भी जारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निजी सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को कई जानकारी हाथ लगी, जिसके आधार पर साल 2023 में भी ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी रही। कोयला और शराब घोटाले में साल की सबसे बड़ी कार्रवाई आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी के रूप में हुई। छत्तीसगढ़ की रानू साहू कोरबा की कलेक्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई को भी गिरफ्तार किया गया। दर्जनों दबिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जुड़े नेताओं और घरों और उनके दफ्तरों में किए गए। इसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता, विधायक और संगठन के पदाधिकारी तक शामिल हैं। चुनाव से ऐन पहले ईडी की कार्रवाई की तपिश पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा तक पहुंच गई थी। ईडी के छापे के बाद विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी को भी निशाने पर लिया था। साल 2023 अब बस खत्म होने को है, तो वहीं इस साल कई जानी मानी हस्तियों ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। राजनीतिक जगत की बात करें तो दिग्गज नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को निधन हो गया। वह शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। 95 साल की उम्र में वह दुनिया छोड़ गए। चार्ली मंगर का नाम देश के चर्चित चेहरों में आता है। वह वॉरेन बफे के साथी थे। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे के साथ लगभग 60 वर्षों तक काम करने वाले चार्ल्स उर्फ चार्ली मंगर का 29 नवंबर को निधन हो गया। ओबेरॉय होटल और ग्रुप के बारे में हम सब जानते हैं। इसके चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय भी 2023 में दुनिया को छोड़ गए। उनका 98 साल की उम्र में 14 नवंबर को निधन हो गया। सतीश कौशिक फिल्म जगत का एक प्रख्यात और बड़ा नाम है। वह एक कुशल निर्माता और निर्देशक रहे हैं, तो 2023 उनका आखिरी साल रहा। 66 वर्षीय सतीश कौशिक का 9 मार्च को दिल्ली में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। वाघ बकरी चाय पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है, तो इसके मालिक पराग देसाई ने भी 2023 में आखिरी सांसें गिनी। 15 अक्टूबर को वॉक के दौरान कुत्तों के हमले से बचने में वह घायल हो गए थे, तो वहीं गंभीर चोट के कारण 23 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार थे। स्वामीनाथन का 28 सितंबर को निधन हो गया। वह 98 साल के थे। बॉलीवुड के प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के लिए भी साल 2023 आखिरी साल रहा। प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर देसाई 2 अगस्त को एनडी स्टूडियो में मृत पाए गए। पता चला कि उन पर 250 करोड़ का कर्ज था। शरद यादव का नाम भी उन राजनेताओं में आता है जो 2023 में दुनिया को अलविदा कह गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के नेता शरद यादव का 22 जनवरी को गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज की शुरुआत की थी। वह इस सुलभ सुविधा के संस्थापक थे। बिंदेश्वर पाठक का 15 अगस्त को निधन हो गया था। उन्होंने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय को कौन नहीं जानता। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 14 नवंबर की देर रात 10:30 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ओमान चांडी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में जाना जाता था। वह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 जुलाई को ओमान चांडी दुनिया छोड़ गए। उन्होंने 2022 में केरल में कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया था।
क्रिकेट भारत देश की जान है, तो क्रिकेट जगत का बड़ा नाम रहे बिशन सिंह बेदी ने भी 2023 में आखिरी सांसें ली। बाएं हाथ के स्पिनर और क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद 23 अक्टूबर को निधन हो गया। वह 77 साल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मोदी शासनकाल जाना जाएगा कई सारी ऐतिहासिक तारीखों के लिए, और 2019 से लेकर 2023 के बीच ये जो दूसरा शासनकाल रहा है प्रधानमंत्री का, इसमें एक नहीं कई सारी तारीखें इतिहास में दर्ज हो चुकी, और इन्हीं में से एक है देश को नए संसद भवन का मिलना। पुरानी शानदार ऐतिहासिक बिल्डिंग से नई अत्याधुनिक इमारत तक का ये सफ़र दुनिया और देश सदियों तक याद रखेगा। 19 सितंबर 2023 ये वो ऐतिहासिक तारीख जब आजादी के 75 साल बाद देश को नया संसद भवन मिला। मोदी सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष अमृत काल में संसद का विशेष सत्र बुलाया। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। फिर 18 सितंबर से 5 दिनों का ये विशेष सत्र प्रारंभ हुआ। पहले दिन संसदीय कार्यवाही संसद के पुराने भवन में शुरू हुई। पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंतिम भाषण में कहा, ये पुरानी संसद भवन को अलविदा कहने का भावुक पल है। पुराना भवन भारतीय लोकतंत्र यात्रा का स्वर्णिम अध्याय और सदियों तक प्रेरणा देने वाला होगा। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के शुभ दिन आधिकारिक तौर पर संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई। नए संसद भवन में प्रवेश के पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के सामने एक फोटो सेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की प्रति लेकर पैदल ही पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक गए। उनके साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने कूच किया। नई संसद के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य, जबकि राज्यसभा में 300 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग के लिए लोकसभा कक्ष में 1280 सांसदों की बैठक व्यवस्था है। नया भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला एक 4 मंजिला इमारत है, जो कि त्रिकोणीय आकार लिए हुए है। ये भवन अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त और भूकंप रोधी है। नए संसद भवन में मुख्य 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इनका प्रयोग देश के उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री कर सकेंगे, जबकि सांसदों और अन्य VVIPs के लिए अलग गेट बने हैं। नए संसद भवन निर्माण में मंदिरों और धर्म ग्रंथों से प्रेरणा ली गई। देश का पुराना संसद भवन अब संविधान स्मारक के तौर पर जाना जाएगा। 96 साल पहले 1927 में दिल्ली के रायसीना हिल्स पर यह भवन बनाया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यहीं से ऐतिहासिक भाषण में देश की आजादी का उद्घोष किया था। साल 2023 महिलाओं के लिए भी कई मायनों में खास रहा है। साल 2023 ही वो साल रहा जब लोकतंत्र के मंदिर ने महिलाओं को उचित हिस्सेदारी के दिशा में काम किया। मोदी सरकार ने 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल को पास किया, जिसके बाद दोनों ही सदनों में ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कानून बन गया। और अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नई संसद का पहला दिन, पहली कार्यवाही का पहला उद्बोधन। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उद्घोषणा के साथ नई संसद में पेश होने वाले सरप्राइजिंग एजेंडे की अटकलबाजियों पर विराम लग गया। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम के इस विधेयक में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। सदन में काफी हंगामा मचा। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने इसे नया बिल बताने पर आपत्ति जताई और इसे राजीव गांधी सरकार में पेश किया गया बिल बताया। अधीर रंजन के इस दावे को पहले गृह मंत्री अमित शाह और फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खारिज कर दिया। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर लंबी बहस चली। अधिकतर सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखी। फाइनली पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ और फिर राज्यसभा से भी नारी वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद अब ये अधिनियम कानून की शक्ल ले चुका है। इस कानून के लागू हो जाने पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि ये लाभ 2024 चुनाव में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए पहले नई जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सकता है और ये सब कुछ 2029 लोकसभा चुनाव तक ही मुमकिन होगा। महिलाओं की संसद में फिलहाल 15% हिस्सेदारी है, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधी आबादी को उनका वाजिब अधिकार दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू द राइट थिंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये पंक्तियां इस साल की कुछ घटनाओं पर पूरी तरह सटीक बैठती। मसलन केंद्र सरकार मोदी शाह की जोड़ी का साल खत्म होने के पहले शीत सत्र में संसद के दोनों सदनों से 3 क्रिमिनल लॉज को पास करा लेना। ये संशोधन है, ये बड़े परिवर्तन हैं जो छोटे छोटे चेंजेस के द्वारा कई सारी पुरानी सदियों की सालों की खामियों को दूर करने का दावा करते हैं। क्या ये चेंजेस हैं? आइए जानते हैं। 22 दिसंबर को संसद के शीत सत्र के दौरान आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयक भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS में कुछ प्रमुख सुधार किए गए हैं, जिसके तहत राजद्रोह अब देशद्रोह होगा। यानी आजाद देश में अब किसी व्यक्ति की आलोचना करने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो देश के खिलाफ बोलेगा उसका जेल जाना तय होगा। शादी के नाम पर धोखाधड़ी पर कड़ी सजा का प्रावधान। पहचान छिपाकर शादी करने वालों को 10 साल तक की सजा होगी। रेप मामलों में 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान बढ़ाकर 20 साल से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान किया, जबकि 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म की स्थिति में कम से कम 20 साल की जेल या मौत की सजा हो सकती है। BNS ने कुछ अन्य कानूनों, विशेष रूप से बच्चों से संबंधित कानूनों में बदलाव किया। अब BNS के तहत आरोपियों के लिए जेंडर न्यूट्रलिटी लागू होगी, यानी महिलाओं पर भी कानून के तहत केस दर्ज किए जा सकते हैं। अब से मॉब लिंचिंग को परिभाषित कर सख्त सजा के प्रावधान हुए। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी कोर्ट में ट्रायल हो सकेगा, जबकि अभी तक किसी भी अपराधी या आरोपी के प्रस्तुत होने पर ही ट्रायल शुरू हो पाता था। पहली बार संगठित अपराध को सामान्य कानून के दायरे में लाया गया। BNS की धारा 113 में आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया। इसके तहत दोषी आतंकी को मौत की सजा या उम्र कैद तक दी जा सकती है। कानूनी सुधारों में सबसे अहम रहा, अब इंसाफ के लिए भटकना नहीं होगा। देश में कहीं भी 0 पर FIR दर्ज हो सकती है। IPC की धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था, जिसे BNS में निरस्त कर दिया। नए कानून के तहत जो महिला शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन न जाना चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक FIR कर सकती है, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस अफसर उनके घर जाएंगे। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है। नए कानूनों के तहत पुलिस हिरासत में केवल 15 दिन तक ही किसी व्यक्ति को रख सकती है। मोदी सरकार का दावा है, नए कानूनी प्रावधानों के साथ सशक्त न्यू इंडिया की नई न्याय प्रणाली देशवासियों को पारदर्शी और त्वरित न्याय देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वायदा किया कि वो सरकार में आने के बाद अपना पिछली सरकार का बकाया बोनस भी देंगे। और चूंकि 2024 में चुनाव था, तो 2024 आने के पहले 23 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते ही सरकार ने 25 तारीख को वो वायदा निभा भी दिया। यानी जनता के लिए दोहरी खुशी।
साल 2023 में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल थे। 2003 से 18 तक 15 साल सरकार चलाने के बाद 2018 के चुनाव में पार्टी महज 15 सीटों पर सिमट गई। पार्टी की शर्मनाक हार के पीछे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कुछ अधूरे वायदों को वजह माना गया। इन्हीं वायदों में से एक था प्रदेश के किसानों को 2 साल का बकाया बोनस। तब केंद्र की मोदी सरकार की सहमति न मिल पाने पर तत्कालीन रमन सरकार उस वायदे को प्रदेश में पूरा नहीं कर पाई। 2018 में आई कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अपने कार्यों के केंद्र में रखा धान, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस ने धान और किसान को लेकर बड़े ऐलान कर बढ़त लेना शुरू कर दिया। भाजपा ने धान और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस के प्लस पॉइंट को समझा और तय किया कि वो 23 में नए वायदों के साथ बीते सरकार के बकाया बोनस का वायदा भी पूरा करेंगे। 3 नवंबर 2023 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी की गारंटी के नाम से भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें किसानों का धान 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदने का वायदा किया और उसके एकमुश्त भुगतान का वायदा भी किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी ने ये वायदा भी किया कि वो पिछली सरकार का 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर 2023 को एकमुश्त जारी करेंगे। इन वायदों पर जनता ने भरपूर विश्वास किया। 54 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी और छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मोदी की गारंटी के नाम से अपने वायदे को निभाते हुए 25 तारीख को सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में धान का 2 साल का बकाया बोनस के तौर पर कुल 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान कर तीसरी गारंटी को पूरा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, करोड़, पूरे 142 करोड़ 86 लाख से भी ज्यादा। ये आंकड़ा भारत की आबादी का है। इतने भारी भरकम आंकड़ों के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत की आबादी एक साल में 1.5% बढ़ी। हम सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में अब पहले पायदान पर पहुंच गए। इस सूची में 142 करोड़ 57 लाख की आबादी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। 34 करोड़ की आबादी के साथ यूनाइटेड स्टेट तीसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया की आबादी 28 करोड़ और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो चुकी है। UNFPA की रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में अब चीन के मुकाबले करीब 30 लाख ज्यादा लोग हैं। भारत की इस आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। यूपी की आबादी 19.98 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। इसी तरह पश्चिम बंगाल चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर है। दरअसल 11 जुलाई 1987 से संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है। 2023 में जारी UNA की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की कुल आबादी के 18% लोग भारत में निवास करते हैं। भारत में 15 से 64 साल के लोग 68% हैं, यानी यहाँ सबसे ज्यादा वर्किंग फोर्स है। इनमें 15 से 24 साल के 25 करोड़ 40 लाख लोग हैं। इस लिहाज से भारत सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश है। देश की ये बड़ी आबादी ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर उपयोगी हो सकती है, लेकिन यही परेशानी का एक बड़ा कारण भी बन सकती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करना सरकारों के लिए चैलेंजिंग है। इससे संसाधनों की कमी के साथ उपलब्ध सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ता है। हालांकि बीते दशक में भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में काफी विकास किया। अब इस प्रचंड युवा शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए नौकरी और काम के अवसर भी बढ़ाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साल 2023 में संसद की सुरक्षा में सेंध की खबर ने सबको चौंका दिया। 2 युवक दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए, स्प्रे करने लगे और इस बात को फिर से याद दिला दिया कि हमने पुरानी गलतियों से कोई सबक लिया नहीं है। नया साल उम्मीदें, सपने और भरोसा लेकर आ रहा है, लेकिन 2023 जाते जाते कई यादें दे गया। ऐसी घटनाएं जो जहन से निकलेंगी नहीं। ऐसी एक घटना है लोकसभा में 2 लोगों का दर्शक दीर्घा में छलांग लगाना। दरअसल 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए।
उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवकों ने जूते में स्मोक बम छिपा रखा था, उसे निकालकर स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल था। इसके बाद सांसदों ने एक आरोपी को पकड़कर पीट भी दिया। बाद में दोनों आरोपियों सागर और मनोरंजन डी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही संसद के बाहर अमोल शिंदे और नीलम नामक महिला भी प्रदर्शन करते हुए पकड़ाई। घटना के बाद सांसदों ने हाल बयां किया। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहाँ पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। यहाँ पे आते हैं विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा और दोनों सदनों से 176 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल करना हमारा हक है, लेकिन बीजेपी हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा। वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। नई संसद में घुसपैठ के बाद अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सांसदों, स्टाफ मेंबर्स और पत्रकारों के एंट्री गेट अलग होंगे। विजिटर्स को चौथे गेट से प्रवेश कराया जाएगा। विजिटर पास जारी करने पर अभी रोक लगा दी गई है। दर्शक दीर्घा के चारों ओर ग्लास की शील्ड लगाई जाएगी ताकि कोई कूदकर सदन के अंदर ना आ सके। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैनिंग मशीन भी लगाई जाएगी। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेग्लिजेंस को लेकर भले ही कुछ जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी कर दी गई हो, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।